वेलकम बैक टू माय लेक्चर। तो पहले जो हमने पढ़ा था वो सारा का सारा अमाइनो एसिड्स पढ़ा था, उसकी रिएक्शंस पढ़ी थी। आई नो रिएक्शंस बहुत बोरिंग है, याद करना बहुत औखी हैं, तो जितनी आपको हो सकती हैं याद मैक्सिमम कोशिश करो याद रखने की। जैसे कि आपकी कर्टिस वाली और एक और रिएक्शन थी उससे सिमिलर वाली, वो दोनों में बहुत सारे प्रोसेसेस सिमिलर थे, आपके स्टेप्स सिमिलर थे। तो एक करोगे तो दूसरी एक तरीके से हो जाएगी। तो कोशिश करना रिएक्शंस को याद करने की। तो नेक्स्ट जो हमने करना है आज वो हम करेंगे पेप्टाइड। तो पेप्टाइड आपका क्या है, इसमें आपके अमाइड ग्रुप का यूज़ होता है। तो पेप्टाइड्स आपके क्या होते हैं, सब्सटीट्यूटेड एमाइड्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं किससे, जब इंटरेक्शन होती है अमीनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप के बीच में ऑफ 1, 2 और मोर अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 2 molecule of glycine, the simplest amino acid, may interact to form glycine, the simplest peptide। तो एक बार और सुन लो, पेप्टाइड आपके हैं सब्सटीट्यूटेड एमाइड्स जो कि कैसे फॉर्म होते हैं, इंटरेक्शन किसके बीच में, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप के बीच में, और वो ये ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो किस तरह से आएगी, ये एक आपका अमीनो एसिड, एक और अमीनो एसिड, ये तो आपको पता ही है ये अमीनो एसिड्स है। हमने क्या करा, वाटर को यहाँ से निकाल दिया, वाटर को निकाल दिया है हमने। तो आपकी रिएक्शन किस तरह से बनेगी, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका ग्लाइसिल ग्लाइसिन पेप्टाइड बन जाएगा, या ग्लाइग्लाई भी आप बोल सकते हो इसको। तो वाटर कहाँ से निकलेगा, ये और इसका एक एच, रिमूवल ऑफ वाटर, और ये इस तरह से आपका जुड़ जाएगा, या फिर इस तरह से अगर मैं चार्ज लेकर चलूँ तो इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, द लिंकेज दिस वन एंड दिस वन present in peptides is often referred to as the peptide bond और peptide linkage। यानी आपकी C डबल बॉन्ड O और NH वाली जो लिंकेज है, जो यहाँ से लिंकेज होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, इनको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। आपकी जो ये चीज़ है ये रही, इन्हें बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज किसी दो अमीनो एसिड्स के बीच में। तो अब इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड्स। तो फर्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। पेप्टाइड्स की क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, एज इन डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड्स एंड फाइनली पॉलीपेप्टाइड्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज पर मॉलिक्यूल इज लाइक 2, 3, 4 एंड मोर देन 10। तो अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल लिया ग्लाइसिल ग्लाइसिन का, तो वो आपका क्या है, एक डाइपेप्टाइड है। और वो डाइपेप्टाइड किस तरह से है, उसमें दो आपके अमीनो एसिड्स लिए गए हैं जिनके बीच में क्या है, एक पेप्टाइड लिंकेज से वो लिंक्ड है। तो ये क्या हो गया, डाइपेप्टाइड हो गया आपका। तो अगर मैं ट्राइपेप्टाइड की बात करूँ तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर मैं पॉलीपेप्टाइड की बात करूँ तो आगे इस तरह से रिपीटिंग यूनिट जो आती है पॉलीपेप्टाइड की, वो क्या आती है, ये आती है, मतलब अगर रिपीट होती रहेगी। ये देखो, ये रहा पॉलीपेप्टाइड आपका, और रिपीटिंग यूनिट दिस वन, ये आपका ट्राइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ग्लाइलाल्यू भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपको पता है कि हमें पेप्टाइड्स में क्या देखने को मिलता है, peptides have a free NH3 positive on one end and free COO negative group on the other end। और आपका क्या है, जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें आपका जो फ्री NH3 पॉजिटिव जो आपका एंड है उसे हम एंड टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोलते हैं, और आपका जो COO नेगेटिव वाला है उस फ्री ग्रुप को हम C टर्मिनल अमीनो एसिड रेजिड्यू भी बोलते हैं। तो ये देखो, ये रहा आपका स्ट्रक्चर जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी शो किया गया है। ये रहा आपका C टर्मिनल, ये रहा आपका N टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है।
और अगर मैं पेप्टाइड्स की बात करूँ जिनका मॉलिक्यूलर मास अप टू 10,000 हो तो उनको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। बट अगर ये अबाउट 10,000 होते हैं तो इन्हें प्रोटीन्स बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसकी नेमिंग ऑफ पेप्टाइड में क्या आता है, जो नाम इसके मतलब पेप्टाइड्स के होते हैं उन नाम में क्या होता है, अमीनो एसिड जो हम लिखते हैं वो स्टार्ट तो होते हैं एन टर्मिनस से और आगे चलते जाते हैं सी टर्मिनस तक। जैसे कि ये है, ये देखो एन टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, सी टर्मिनल तक जा रहा है। मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आपका आता है ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो किस तरह से एज एन ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, वो देखते हैं। तो आपका जो साइंटिस्ट है लुइस पॉलिंग, उसने क्या बताया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो प्लेनर है नेचर में, और ये आपके यहाँ पर प्रेजेंट किस तरह से है, अगर एक यहाँ पर आपका CO लगा हुआ है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो NH है वो नीचे लगा हुआ है, यानी ट्रांसपोजिशन में है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर यहाँ पर नीचे CO लगा हुआ है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला आपका नेक्स्ट वाला क्या है जो इसके साथ है, ये भी आपका क्या है, ट्रांसपोजिशन पे है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये मत करना इन दोनों को, ये इसके नेक्स्ट वाले में जो है वो इसके बीच में तो ये भी आता है आपका, सो इसको नहीं कंसीडर करना है, इसको देखना है आपको, ठीक है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है ये आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो एक आपकी जो इस फील्ड में प्रोटीन केमिस्ट्री के फील्ड में एक अचीवमेंट जो हमें मिली वो क्या मिली कि हम अब क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ सम ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स इन लेबोरेटरी। कुछ पास्ट ईयर्स में हमने ये वाली अचीवमेंट करी है। थ्योरेटिकली तो हमें पता है क्या, बहुत सिंपल लगता है पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस करना बाय द कंडेंसेशन ऑफ सिमिलर और डिससिमिलर अमीनो एसिड्स। बट आपका एक्चुअल प्रैक्टिस में ये इतना इजी नहीं होता क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम करने के लिए हमने क्या क्या अटेम्प्ट्स किए सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड में, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं क्लासिकल सिंथेसिस और सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। दिस विल बी फॉलोड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडिफाइड प्रोसीजर डेवलप्ड फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पर आपकी दे रखी है क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। तो आपकी एसेंशियल कंसिडरेशन जो इन्वॉल्व है आपके डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और हायर पेप्टाइड्स को बनाने में, तो वो आगे कैसे होंगी वो देखते हैं। तो जो आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन अकर होती है दो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में ताकि वो पेप्टाइड लिंकेज को फॉर्म कर सके, वो रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है नेचर में, और वो अपने आप में ईजिली नहीं हो पाती, ठीक है। तो एक्चुअली में इस प्रोसेस को करने के लिए क्या होता है, तो जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना अमीनो एसिड में, आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक आपका अमाइन ग्रुप होता है, तो उसमें जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं अगर बात करूं तो उस मॉलिक्यूल को हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट किस तरह से करते हैं, उसका हम कन्वर्जन करते हैं अमीनो एसिड का, किस में, एसिड क्लोराइड में। देन उसको रिएक्ट करवाते हैं अमीनो ग्रुप से ऑफ अनदर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये एक्टिवेट करेंगे पहले मॉलिक्यूल को, ठीक है, और उसके बाद रिएक्शन करवाएंगे अदर किससे, अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल से। पर इसके बाद एक और प्रॉब्लम खड़ी है आपका करने के बाद भी, वैसे तो एसिड ग्रुप तो आपका अभी भी है, तो प्रेजेंस आपकी एसिड ग्रुप की और अमीनो ग्रुप की एक मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों प्रेजेंट है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो क्या है, एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, जो हम मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं उसमें अभी भी आपका एक एसिड ग्रुप है और एक आपका क्या है, अमाइनो ग्रुप है, सेम मॉलिक्यूल में, विद इन द मॉलिक्यूल है। तो इस प्रॉब्लम को एक तरीके से समझने के लिए, इस प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है, तो हम कंसीडर करते हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल डाईपेप्टाइड। तो एक डाईपेप्टाइड को हम सिंथेसाइज करते हैं, तो कौन सा लेकर चल रहे हैं आपका,
एलेनाइल ग्लाइसिन, एलाग्लाई को लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्टिवेट करेंगे किसको, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एलेनाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एसिड क्लोराइड में इसको कन्वर्ट कर देंगे और देन अलाउ करेंगे हम किसके साथ रिएक्ट करें, ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करें। तो जब हम इसको कर रहे होते हैं तो आपका जो एलेनाइल क्लोराइड है वो क्या होता है, आपका क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन के साथ ही रिएक्ट नहीं होता है बट अनदर मोलिक्यूल्स के साथ भी अपने आप से रिएक्ट करने लग जाता है। सो देयरफॉर एक रिएक्शन जो होती है वो हो नहीं पाती, मतलब एक तरीके से हम तो चाहते थे कि ये बन जाए, तो सिर्फ ये नहीं बनता, आपका ये भी बन जाता है। प्रोडक्ट चाहिए था उसकी तो आपकी जो यील्ड है वो क्या होगी, बहुत लो हो गई। At the same time, the different products forms would have to be separated, which itself is quite difficult. और अगर आपका मिक्सचर बन गया है एक तरीके से तो उसको सेपरेट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, वो अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है। तो क्या होगी, पहले एक प्रॉब्लम कंसीडर हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। प्रोडक्ट तो बन गया बट सेपरेट आउट अभी भी नहीं हो पाया और यील्ड भी कम आई है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो अमाइनो ग्रुप है उसको कन्वर्ट किया किसमें, इनटू सम अनदर ग्रुप ऑफ लो न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब कम उसका ले लिया ताकि ये आपस में ना कर पाए इतना जितना ये इसके साथ कर पाए। तो ये क्या ना करे, आपका क्लोरीनेटिंग एजेंट और या फिर एसिड क्लोराइड के साथ मतलब एक तरीके से रिएक्ट ना करे। तो यूजुअल मेथड जो इसका है अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का, वो हम क्या करते हैं, बाय एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन। तो ये वैसे तो यूजुअल मेथड होता है आपका प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ये यहाँ पर फिजिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज बिकॉज attempts to remove the protecting acetyl and benzoyl group from the acetylated peptide form lead to the cleavage of peptide bond as well। मतलब एक तरीके से क्या हुआ, हम तो क्या कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे रिमूव करने के लिए प्रोटेक्टिंग एसिटाइल और बेंजाइल ग्रुप को एसिटाइलेटेड पेप्टाइड से, तो इसके साथ साथ क्या हो गया, क्लीवेज हो गया खुद पेप्टाइड बॉन्ड का। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड का ही क्लीवेज हो गया तो आपके डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड ये क्या हो गए, ये ऐसे टूट जाएंगे, तो ये तो बन ही नहीं पाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक और प्रॉब्लम है, पेप्टाइड बॉन्ड है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो इस पर्पज़ के लिए हमने बहुत सारे रिएजेंट्स डेवलप किए। तो जैसे कि एक रिएजेंट हमें मिला जिसे हम बोलते हैं कार्बोबेंजोक्सी क्लोराइड, ये रहा आपका, ठीक है। ये क्या करता है, डेरिवेटिव बनाता है अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स का, और ये ही प्रोडक्ट आपका क्या होता है, रिएक्शन के बाद, डिजायर्ड रिएक्शन के बाद रिमूव भी किया जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड आइदर ऑन कैटालिटिक रिडक्शन और ट्रीटमेंट विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन एसिटिक एसिड। तो आपका एक टिपिकल पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो देखो। प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है, देन एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, और उसके बाद रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपके क्या थे, टिपिकल स्टेप्स थे एक पेप्टाइड बॉन्ड के सिंथेसिस में। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो ये किस तरह से होता है आपका ये क्या है, रिएजेंट ले लिया हमने, ठीक है, जो ऊपर लिया था कार्बोबेंजोक्सी क्लोराइड, तो इसके साथ हमने आपका अमीनो ग्रुप लिया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका रिएजेंट ये ले लिया हमने। तो आपका क्या होगा, HCl निकल कर आपका ये इस तरह से जो आपका प्रोटेक्टिव एजेंट हमने लिया था ये इसके साथ लग जाता है, ताकि आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बाद में क्लीवेज ना हो, या फिर आपके जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट ना करें। डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने ये वाला रिएक्टिंग एजेंट हमने इसमें डाल दिया। सेकंड प्रोसेस है आपका फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड।
तो ये आपका लेकर चलेंगे। एसिड क्लोराइड हमने बनाना है तो हमने डाल दिया SOCl2 आपका डाल दिया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, SO2 और HCl निकल जाएगा। और आपका जो ये वाला यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COCl में। ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया सेकंड स्टेप में। उसके बाद हमने पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन करवाना है। तो हमने क्या करना है, जो आपका इतनी देर से हमने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है ग्लाइसिन वाला, तो इसको हमने एलेनाइन के साथ दूसरे आपके पेप्टाइड के साथ आपका रिएक्ट करवाना है, मतलब लिंकेज करवानी है दो पेप्टाइड में, इनमें लिंकेज करवानी है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका HCl रिमूव हो जाएगा। और HCl कैसे रिमूव होगा, एक यहाँ से और एक ये यहाँ से, बस इसको रिमूव कर दो और ये आपका एक तरीके से अभी क्या बन गया है, आपका एलेनाइन जुड़ गया है किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ। बट अभी हमारे प्रोडक्ट में क्या है, आपका जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो अभी भी लगा हुआ है, तो इसको भी हमने हटाना है ताकि हमें डिज़ायर्ड आपका प्रोडक्ट मिल सके। ये क्या है, फोर्थ स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो जस्ट हमने इस प्रोडक्ट की क्या कर देनी है, रिडक्शन कर देनी है। तो आपका ग्लाइसिलानाइन और आपका टोल्विन हट जाएगा और CO2 निकल जाएगी। तो यहाँ से इसके बाद आपका एक और स्टेप आता है, या तो रिडक्शन कर लो H2PD के प्रेजेंस में, या फिर HBr और एसिटिक एसिड आप डाल सकते हो, इससे भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ है। आपका बता रखा है कि कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है। आपके नाम दे रखे हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं, IUPAC सिस्टम बता रखे हैं, तो ये आप एक बार खुद पढ़ोगे। एक ये रहा। तो नेक्स्ट आपका आता है डाई टर्ट ब्यूटाइल डाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये भी रिएजेंट है आपका जो कि पेप्टाइड सिंथेसिस में यूज़ होता है। और आपका एक तरीके से कार्बोक्साइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स भी हैं। और एक ये आता है यूज़ ऑफ DCC एज रिएजेंट फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बच्चों आपको ये जो ये दे रखे हैं ना, मैं एक तरीके से एक तो आपको बता चुकी हूँ क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस में, तो ये जो एक दो और दे रखे हैं ना, इनको एक बार आप पढ़ के देखना कि किस तरह से प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपके पेप्टाइड सिंथेसिस में काम आते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे समझ में नहीं आती चीज़ें। तो आगे हमने पढ़ना है ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। तो देखो इसमें ड्रॉबैक इसका क्या है, ये जो मेथड होता है ये आपका अच्छे से वर्क करता है स्मॉल पेप्टाइड लिंकेजेस पे। बहुत सारे जो आपके पेप्टाइड्स हैं वो सिंथेसाइज किए जा सकते हैं दिस मेथड से। बट अगर मैं लार्ज पेप्टाइड चेन की बात करूँ इस मेथड से, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। और क्यों है, क्योंकि आपके क्लासिकल मेथड में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटेक्शन, एक्टिवेशन, कंडेंसेशन, डी प्रोटेक्शन, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बड़ी चेन में आपको ये सारी चीज़ें करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो ये क्या है, आपका बहुत टीडियस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आपका। एट द सेम टाइम जो आपकी यील्ड है प्रोडक्ट की वो डिक्रीज़ होती रहती है जैसे जैसे आपकी पेप्टाइड चेन है वो आगे बढ़ती रहती है। ये हायर चेन्स के लिए, हायर पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए नहीं यूज़ हो सकता। इसके लिए आपका एक और अलग मेथड आता है जिसका नाम है आपका सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। और इसमें जो आपके डिफ़िकल्टीज़ आई थी, जो एनकाउंटर्ड हुई थी आपके क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस में, वो ओवरकम होएंगी। और ये चीज़ें किसने की थी, R.B. मैरीफील्ड ने, जिसने क्या किया, एक ब्रिलियंट मेथड पेप्टाइड सिंथेसिस का बताया जिसका नाम है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। इस मेथड में क्या होता है, जो सिंथेसिस है वो कैरिड आउट होता है एट द सरफेस ऑफ एन इनसॉल्यूबल सॉलिड नॉन एज सॉलिड सपोर्ट। यूज़ होता है वो किस तरह का है, जैसे कि आपका स्टायरीन पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड विद अबाउट 2% P मतलब पैरा डाइविनाइल बेंजीन
और ये जो आपका पॉलीमर होता है ये पोरस इन नेचर होता है और ये यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल beads into which various reagents and solvents use can easily penetrate। सीधी सी बात है, अगर पोरस इन नेचर है तो आप क्या होगा, एक तरीके से जो सॉल्वेंट्स हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर सकेंगे। पोरस का तो यूज़ ही यही होता है, तो हम स्टाइरिन पॉलीमर यूज़ करेंगे क्रॉस लिंक्ड। और इस मेथड की जो सबसे ग्रेट एडवांटेज है वो ये है कि जो एक्सेस ऑफ रिएजेंट में इम्प्योरिटीज़ और बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते थे वो साथ के साथ वॉश्ड हो जाएंगे, ठीक है, विद सुटेबल सॉल्वेंट्स। क्योंकि आपका क्या होगा, क्योंकि ये पोरस है तो पोरस से क्या होगा, आपका जो बाय प्रोडक्ट्स बने हैं या फिर इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी थ्रो आउट हो जाएगी। वाइल द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन रिमेन बाउंड टू द पॉलीमर, और इम्प्योरिटी भी निकल जाएंगी, आपके बाय प्रोडक्ट भी निकल जाएंगे, और आपका जो पेप्टाइड चेन है जो कि ग्रो कर रही है एक सिंथेसिस में, वो क्या होगी, ऐसे के ऐसे पॉलीमर के साथ जुड़ी रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इस जो आपका प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाते हैं एक एग्जाम्पल से, और उस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, आपका क्लोरोमिथाइलेटेड पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर ले रहे हैं। तो ये रहा आपका पॉलीमर एक तरीके से, ठीक है। और जो आपका अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो कौन सा ले रहे हैं, टर्ट ब्यूटोजाई कार्बोनिल, ठीक है, जो कि एब्रिवेटेड होगा BOC से। तो ये क्या है, आपका अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, पॉलीमर है आपका ये वाला। कैसे आपका अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन, आपके पहले से जो पेप्टाइड लेकर चल रहे थे वो था, तो आपका अमीनो को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है अमीनो एसिड को। तो इसके साथ हमने BOC, तो आपका प्रोटेक्टिंग एजेंट तो पहले से ही लगा दिया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपका लगा दिया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आपका ClCH2 पॉलीमर आपका लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर आपका, या फिर क्लोरोमिथाइलेटेड पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर आपका लगा रहे हैं। तो अब क्या होगा, आपका यहाँ से आपका H हट जाएगा और ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से ये HCl हट जाएगा, तो O के साथ यहाँ पर CH2 और ये वाला पॉलीमर लग जाएगा आपका। तो ये क्या होगा, एस्टर लिंकेज विद द पॉलीमर। तो ये था आपका स्टेप फर्स्ट, जिसमें पहले आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा, उसके बाद हमने क्या लगाया है, आपका क्लोरोमिथाइलेटेड पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर आपका लगा दिया है। तो इस तरह से ये आपका एस्टर लिंकेज विद द पॉलीमर हो गया। तो अब जब आपका एस्टर लिंकेज फॉर्म हो चुका है तो जो आपका एक्सेस ऑफ रिएजेंट है वो हम रिमूव करेंगे, कैसे, बाय वॉशिंग विद सुटेबल सॉल्वेंट्स। तो आपका आगे क्या है, स्टेप 2, जिसमें आपका जो BOC जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो रिमूव किया जाएगा बाय द ट्रीटमेंट विद ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पर आपका ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ले लिया गया है, ये आपका प्रोडक्ट जो फर्स्ट स्टेप में बना था वो है। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, जो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये आपका हमने क्या कर दिया, वॉश आउट कर दिया एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, NH2, ठीक है। ये जो ये है आपका, ये क्या हो गया आपका NH2CH ये वाला, और इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। तो आपका पॉलीमर, ये जो पॉलीमर है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम वॉश कर रहे हैं तो एसिड से, ये आपका पॉलीमर के साथ अटैच ही रहेगा अमीनो एसिड। तो ये था आपका सेकंड स्टेप, जिसमें हमने वॉश करना था प्रोटेक्टिंग एजेंट को। तो अब आपका स्टेप 3 आता है। तो आपका जो सेकंड स्टेप में BOC था, ये वाला प्रोटेक्टिंग ग्रुप था, ये तो हमने वॉश्ड अवे कर दिया था, पर स्टेप 3 में हम एक सेकंड BOC प्रोटेक्टेड ग्रुप लेंगे जो कि हम ऐड करेंगे पॉलीमर में, जो कि किससे बाउंड है, अमीनो एसिड से। और एक और चीज़ ऐड करेंगे, क्या है, कपलिंग रिएजेंट यानी DCC। यानी थर्ड स्टेप में आपका क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही है, यहाँ पर हमने BOC ऐड कर रखा है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका BOC से एडेड वाला जो आपका पेप्टाइड है वो हमने ऐड कर रखा है, किस में, आपके नेचुरल प्रोडक्ट में, जो कि आपका वॉश अवे करने के बाद आया था। अब इसमें हमने अलॉन्ग विद क्या डाला है, DCC डाला है। तो ये आपका किस तरह से काम करेगा,
BOCNH ये तो इस तरह से, और यहाँ से ये क्या होएगा, वाटर निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये पूरा का पूरा इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगेन आपका क्या होगा, सेम, ये देखो ये बड़ी बन गई है एक तरीके से चेन आपकी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है आपका। क्या है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये वाला लिंकेज, ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है आपका। तो अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 में आपको आपके जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये वाले, ये निकाल देने हैं, और बाय प्रोडक्ट अगर कोई बनता है तो वो भी आपको निकाल देना है। तो यहाँ से आपका BOC किससे निकाल लेंगे, सेम वही आपका ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड आपका ले लेना है। तो कर दो रिमूव, यहाँ से ये वाली चीज़ आपकी रिमूव हो जाएगी और ये आपकी पॉलीमर की चेन आगे बन गई का, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, DCU और आपका BOC जो आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो दोबारा से निकाला जाएगा, और यही आपके स्टेप जो है अगेन एंड अगेन रिपीट होती जाएगी, ताकि आपकी अमाइनो जो यूनिट्स हैं वो जितनी आप चाहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना, उसके हिसाब से आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। और जो लास्ट एसिड अटैच होगा वो क्या होगा, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। तो जो आपकी कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड होगी वो रिमूव कर दी जाएगी, किससे, पॉलीमर से। देखो पॉलीमर आपका यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो लास्ट में ये भी तो हमने रिमूव करना है, तो ये किससे होगा, विद एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड से। बस आपका ये वाला जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है आपका, ये डाल दो, आपकी रिएक्शन में जो पॉलीमर है ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट स्टेप था। यहाँ पर आपका जो पेप्टाइड्स हैं वो ख़त्म हो जाता है और आगे आपका प्रोटीन्स स्टार्ट होगा।